अगर किसी ने एक दफ़ा बच्चों को मीज़ल्स का वैक्सीनेशन करवाई भी है, अब जब ये बीमारी दोबारा फैली है तो क्या दोबारा वैक्सीनेट बच्चों को कराना चाहिए? मैं आपके सब सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी करना चाह रहा था। मैं जो बता रहा था कि मीज़ल्स की बीमारी जो वक्ती बच्चे को नुकसान पहुंचाती है, जान भी लेती है, लेकिन अगर बच्चा ठीक हो जाए तो इसके जरासीम ब्रेन को खाना शुरू करते हैं कुछ सालों के बाद। इसको कहते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनकेफेलाइटिस, SSP कहते हैं। अल्टीमेटली उस कैफियत का कोई इलाज नहीं है, वो अल्टीमेटली डेथ पे जाके ख़त्म होती है। और ये जाकर जो है काफ़ी सालों के बाद होती है कि जब इंसान जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब भी ये वायरस का जो छुपा हुआ होता है ये हमला कर देता है। तो इसके बारे में तो कोई शुबा नहीं कि मीज़ल्स से ख़तरनाक बीमारी है। अब आप की दूसरी बात की वैक्सीन, बिलाशुबा इसकी बहुत अच्छी वैक्सीन मौजूद है। ये हमारे मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। दूसरे हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के साथ 10 बीमारियों के टीके हमारे मुल्क में EPI प्रोग्राम में मुफ्त लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे ये कि हमारे यहाँ हमें शऊर कम है। एक तो शऊर कम है, दूसरा जिम्मेदारी का एहसास कम है। शऊर हमारे वालिदैन में कम है, जिम्मेदारी का एहसास हम लोग जो डॉक्टर्स कहें या माशरे के दूसरे लोग हैं इनमें कम है। जो लोग हमारे तालीम याफ्ता नहीं है या शऊर कम है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनमें शऊर पैदा करें, उनको हम आगे ही दें। हम उसमें नाकाम है तो नतीजा ये है कि हमारे मुल्क में इनके टीके, हिफाजती टीकों के मौजूद होते हुए भी मुल्क में हिफाजती टीके पंजाब में 80% लोग लगाते हैं, सिंध में 50% लगाते हैं और सूबों में इससे भी कमो बेश इतने लगाते हैं। तो ये और कॉम्प्लिकेशंस भी डॉक्टर साहब होंगी, एक्सेस टू इट। जिस तरह हम कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में मिडवाइज या दाइयों के थ्रू पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे क्लिनिक्स नहीं है, वहाँ पे एक्सेस लेडी हेल्थ वर्कर का नहीं है। बहरहाल वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन बच्चे की आपको जाना पड़े। मेरे पास वक्त कम होगा डॉक्टर साहब, अगेन किस एज में ये वैक्सीन लगाएं? ये वैक्सीन मीज़ल्स की 9 महीने के बच्चे को लगती है, 15 महीने में रिपीट होती है। अभी जो खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, ये पूरे पाकिस्तान को इस मुहिम में वैक्सीन लगाना जरूरी है। और इसके नजर इसके कि उसको 9 महीने की उम्र में लगा हो। नहीं, उनको ही लगानी है जिनको लगी हुई है या जिनको नहीं लगी हुई। हर बच्चा पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूद है 9 महीने से 5 साल तक का, बगैर किसी मतलब की तफरी उसको ये वैक्सीन लाजमन लगवानी चाहिए। इसका इंतजाम किया गया है। पूरे बच्चों को लगेगी। गिलगित में शायद 2 लाख बच्चे, तो मतलब पूरे मुल्क में इस उम्र के बच्चों की गिनती की गई है, उनको ये वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया हुआ है। अब हमारे माँ बाप का, हमारे डॉक्टरों का फ़र्ज़ है, हमारे माशरे के जिम्मेदार लोगों का फ़र्ज़ है, इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं अपने बच्चों को। अब ये 5 दिन रह गए मुहिम के। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 9 महीने से लेके 5 साल तक की उम्र है, कतई नज़र इसके कि पहले आपने उसको खसरा के या मीज़ल्स की वैक्सीनेशन कराई है या नहीं, ज़रूर पार्टिसिपेट करके अपनी जिम्मेदारी निभा करें। हम स्ट्रेस करें वो कम है कि मीज़ल्स की बीमारी या मीज़ल्स का जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, ना सिर्फ बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है बल्कि में भी जाके इसके ख़तरनाक नताइज आपके सामने आ सकते हैं। इसके साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं एंड वील बी राइट बैक। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अस्करी ओहदेदारान भी आज के ये मनाजिर जहां पर कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर हल्फ लिया जाएगा। जस्टिस अनवारुल हक बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अनवारुल हक सिद्ध के दिल तो हमारे साथ मौजूद होने का आप सब पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मैं नज़र डालती हूँ तो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जो आज वो केसेस भुगत रहे हैं या जिन पे एहतसाब किया जा रहा है उनका, ये सब तो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बने। तो फिर ये जो उसूली इत्तेहाद होने जा रहा है, जो अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हो रही हैं, ये किन बेसिस पे हो रही हैं? नहीं कहा, मैं मौजूद था, ये हमारा ही बैंक का। तो उसके बाद हमने जब ये एलामिया वगैरह हो गया तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया ये कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की और आपने जो है एतराज़ किया, तो क्या उसकी ख़ास वजह क्या है? तो फिर उन्होंने हंसा कि ये भी अभी भी जो मुकदमा है ये लायक नहीं है और ना ही ये चल पा रही है। इसने जो आवाम के साथ इस वक्त माशी की कैफियत कर दी है, इनका जाना ठहर गया, तो इसलिए हम बिल्कुल इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस तनाज़ुर में ये बाकी कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर ये मोहतरम खुद जाने की अपोजिशन सारी को इकट्ठा करने में उनका अपना बहुत बड़ा रोल और किरदार मालूम पड़ता है, तो फिर तहरीक इंसाफ को, मगर मुझे नहीं लगता
के अभी तक कंटेनर से उतरे हैं या अभी तक वो ऑपोजिशन मोड से निकले हैं, मतलब सभी को साथ लेके चलती है। लेकिन की जो फिजा बनाई हुई है या जो उनका स्टांस रहा है, इसी ने तो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचाया। और इस वक्त अगर हम देखें, आज की खबरों पे भी नजर डालते हैं कि वो और उनकी टीम तो सरगर्म नजर आ रहे हैं पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से। पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर उनकी अभी में गिनती वोटों की जाती है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, हमारे भी थे। तो इस एक इशू पर कंबाइन हुई थी। सियासत करेंगे हम, ना PMLN के साथ जो है ऑपोजिशन करेंगे, ना PTI के साथ हम हुकूमत में जाएंगे, हम ऑपोजिशन करेंगे। अपना तशख़्ख़ुस और अपनी जो नजरिए को मलहूज नहीं आएगी। फ्री हैव स्विच टू क्लियर। आप अपना शैम्पू कब बदलेंगे? क्लियर। वेलकम बैक। वी आर कंटिन्यूइंग विद मिलो पाकिस्तान। आज आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल से रिलेटेड कितना ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है और उनको मज़ीद इंकरेज करने के लिए, उनको और अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए लेजर लीग विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप क्या कुछ कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में चैम्पियनशिप हुई, 8 सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लाहौर से जो फुटबॉल टीम है वो सिलेक्ट हुई और इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एट लिस्बन इन पोर्टुगल। अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आफाक अहमद, जो कि कैप्टन है इस फुटबॉल टीम के और पाकिस्तान को वहां रिप्रेजेंट करके आए। अस्सलाम वालेकुम आफाक, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आफाक, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि फेयर प्ले ट्रॉफी आप लोग जीत के लाए पाकिस्तान के लिए। पहली दफ़ा पार्टिसिपेट करी थी पाकिस्तान की टीम इस मिनी वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप में और उसमें आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये फेयर प्ले ट्रॉफी किस टीम को दी जाती है? हाँ जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो उसके बाद मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि ये जो फेयर प्ले ट्रॉफी होती है ये डिपेंड करता है कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट डिसिप्लिन टीम कौन सी थी। जबरदस्त। तो हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि हम एक तरह से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज ही वहाँ पे प्रेजेंट करने गए थे और हम लोग इस चीज़ को अचीव करके आए हैं। तो उसके लिए हमें फेयर प्ले की ट्रॉफी दी गई है क्योंकि हम लोग वहाँ पे वेल मैनर्ड और बेस्ट डिसिप्लिन टीम थी इन द फील्ड। बस अल्लाह ताला आपको इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक दे। मुझे ये बताइए कि जब आपकी ये चैंपियनशिप चल रही थी, 8 मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बतौर कैप्टन आप अपनी टीम को ये हौसला दे पाते थे, उनको कह सकते थे कि बस जाना हमने ही है इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनली? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो अब सारी टीम्स जो थी वो घरों से तो यही सोच के आई हुई थी कि हम लोग जीत के जाएंगे। इसी तरह से हम लोग भी इसी तरह से सोच के आए हुए थे। हाँ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ग्राउंड के अंदर आप लोग कितने पॉजिटिव जा रहे हैं और आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन तो नहीं हो रहा है, आप लोगों पे किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं है। अगर आप लोग ग्राउंड के अंदर उस प्रेशर को हैंडल कर लो तो उसके बाद तो कोई भी चीज अचीव करने में आपको प्रेशर कैसे हैंडल किया था तुमने? वो शाहरुख खान की वो 70 मिनट वाली स्पीच सुनी थी उससे पहले, जाने से पहले? 70 मिनट वाली क्या, उसके लिए तो मैं अपनी स्पीच भी तैयार कर सकता हूँ। आप बॉयज को मोटिवेट करना होता है तो उसके लिए तो फिर हर बंदे को, हर कैप्टन को अपने हिसाब से वो इनकरेज करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच आफाक, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह ताला आप लोग इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे और आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी आए। यहाँ पे हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद थे आसिफ एंड शाहजेब, थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन आप कह रहे हैं कि सॉकर वर्ल्ड कप 2019 के लिए लीग शुरू हो चुकी हैं, क्या तरीका है यंग टैलेंट ऑल ओवर पाकिस्तान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं? बहुत सिंपल है, हमारी वेबसाइट है leisureLeagues.pk, उस पर वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ। नॉर्मल बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस पर जाके कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज पे हमसे इनबॉक्स करके रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स इट। इसके साथ साथ हम तमाम एजुकेशनल सेक्टर्स में भी जा रहे हैं, सब लोग आए हमारे साथ खेलें और सबके लिए ओपन फोरम है और चांस है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली। थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू सो मच शाहजेब। वंस अगेन दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द फुटबॉल लवर्स आउट देयर। कुडोज टू लेजर लीग पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स द ट्रंकवाला फैमिली फॉर ब्रिंगिंग इट है। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे और पाकिस्तान के टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम सराहते रहे। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम, जहां हम चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियों की तरफ देखते हैं, साथ ही साथ हमारे माशरे में कई तल्ख हकीकतें हैं जिसका भी हमें सामना करना पड़ता है, और बेहतरीन बात यह हो कि हम उसके लिए कोई सोल्यूशन भी निकाल सकें। आए दिन हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि ऐसी ख़बरें आती हैं जिसमें डोमेस्टिक हेल्प अगर आपके पास मौजूद है। एक तो सबसे पहले एक बच्चे का बचपन आप छीन लेते हैं जब आप उसको चाइल्ड लेबर पे काम पे लगा देते हैं, लेकिन ठीक है जी, मजबूरियाँ हैं हमारे माशरे में, एक तबके की, ख़ास तबके की और बहुत सारे लोगों की, तो ऐसा प्रेवलेंट भी है। लेकिन फिर उनको घर पे काम के लिए रखने वाले लोगों का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको इंसानियत के साथ, अच्छे रवैये के साथ, उनके साथ जो बर्ताव हो वो अच्छा हो। हम आए दिन ऐसे वाक़यात सुनते हैं जहाँ इन बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, ज़ालिमाना तशद्दुद किया जाता है, तो उसके लिए माशरे में किस तरह रोकथाम हो, एक सेफ्टी नेट कैसे बनाया जा सकता है, इसी मौजू को आज हम उठाएंगे। एंड वी हैव जस्ट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं आलिया सारिम, ऑफ कोर्स एक फाउंडेशन को भी लीड कर रही हैं और इस तरह के जो माशरती हमारे इश्यूज़ उस पर गहरी नज़र रखती हैं। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं ओटी ओएस तौहीद, वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, अगेन अंडरस्टैंड्स द लॉ एंड द लीगल मैटर्स एंड द मीडिया वॉचडॉग पोजिशन अबाउट दैट एज वेल। आलिया भाभी, वक्त कम है, ज़रा तेज़ी से लेके चलूँगी इस सब्जेक्ट को। क्यों इतना प्रेवलेंट होता जा रहा है हमारे माशरे में? हमेशा ही हम देखते हैं कि एक अप्रेंटिस कल्चर है जिसको हम प्रमोट करते थे। आप देखें कि मैकेनिक की दुकान देख लें, बाकी जगह देख लें, जहाँ फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है वहाँ बच्चा इन्हीं के साथ, अपने उस्ताद के साथ बैठ के चीज़ों को सीखता है और उससे आगे बढ़ता है और आगे जाके वो बड़ा मैकेनिक भी बन जाता है, बड़े काम सीख जाता है। लेकिन आज हम उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तशद्दुद का अंसर देख रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, उस्ताद वो भी होता है जो आपको तालीम देता है, इल्म सिखाता है, उस्ताद वो भी होता है जो आपको हुनर सिखाता है। सोसाइटी में किसी एक रिश्ते में नहीं, हम हर रिश्ते में इस वक्त बिगाड़ देख रहे हैं। जिस रिश्ते को छूते हैं कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन बात यह है कि तशद्दुद किस हद तक। तशद्दुद तो वो भी है कि आपने किसी को घूरा, तशद्दुद वो भी आपने डांटा, आप चीखे, आपने एक आध हाथ लगा दिया। लेकिन हमारे यहाँ तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है, उसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो लॉ है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसने कहीं किसी भी चीज़ को फुल स्टॉप नहीं लगाया। हमने किसी भी चीज़ को, लॉज बने बहुत हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इंसान की फितरत है, जब तक उसके पास चेक एंड बैलेंस नहीं होगा वो प्लेजर की तरफ जाता रहेगा। इंसान फितरतन, उसके अंदर जुल्म का अंसर था, तभी तो वो हाबील काबील में भी जो हुआ था, उस वक्त कौन से झगड़े थे, कौन सी आबादी थी, बस फितरतन शैतान हमारे पीछे लगा है। शैतान को कंट्रोल दो तरह किया जा सकता है, एक अगर हम अल्लाह से रुजू कर लें तो, और या फिर हमें दुनिया के वो उसूल, वो कवानीन रोक लें जो कि दुनिया में हर जगह देखे जाते हैं। और हमारे बात है, कवानीन तो बहुत है। पाकिस्तान का आईन कहता है कि आप किसी भी बच्चे को, किसी भी कमसिन बच्चे को इस्तेमाल नहीं कर सकते एज योर एड टू भीख। लेकिन आप हर गली मोहल्ले चौराहे पे देख लीजिए, एक कोई भी भीख मांगने वाला शख्स अपने साथ या तो एक छोटा बच्चा या अपनी गोद में एक कमसिन बच्चा लेके घूम रहा है और उसी का हवाला दे के, उसी का कह के आपसे पैसे लेना चाहता है और आप भी बड़े हमदर्दी के साथ उसको वो पैसा दे देते हैं। वैसे मीडिया का किरदार क्या हो सकता है? आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे इशूज़ को उठाते भी हैं, लेकिन वी हैव फ्लीटिंग मेमोरी। आज एक वाकया है, एक बच्ची को रेस्क्यू किया, लेकिन माशरे में जो सुधार आना चाहिए वो नहीं आ रहा। वो कैसे आ रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके साथ थोड़ा मेरा इख्तलाफ है। ये सिर्फ शैतान का ही मामला नहीं है। जब माशरा हुआ, तहजीब और तमद्दुन की बात हुई, बाउंड्रीज बनी, कवानीन बने, तो एक समाजी जो फरिश्ता आपके अंदर उभारने की कोशिश की या उसके अंदर पालने की या उसको पनपने की जो एक पूरी कोशिश है रियासत की, तहजीब की, उसमें हम समझते हैं कि हमारे माशरे के अंदर जो बिगाड़ है उसमें सुधार नहीं हुआ और उसमें कुछ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। यानी कि रियासत में इन मार्जिनलाइज और इग्नोर्ड और वल्नरेबल जो लोग हैं उनकी कबूलियत नहीं हो सकी। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी, मेरे ख्याल में हम सबको माशरे के एक ज़िम्मेदार फ़र्द के तौर पे हम सबको ये ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि ये न सिर्फ रियासत की ज़िम्मेदारी बल्कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है। देखिए कि जब कोई बच्चा या बच्ची जब रोड पर आती है तो वो दुनिया की तल्ख हकीकतों के सामने अपने आप को एक्सपोज कर लेती है। जो हो सकता है कि हम 16 साल की उम्र में करें, 15 साल की उम्र में करें, वो 8 साल की उम्र में करता है जब रोड पर होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, पुलिस वाला हो, कोई चाइल्ड अब्यूज़ करने वाला हो, सारे लोग उसके सामने ऐसे सामने होते हैं। और अगर आप उनसे पूछें, जब उनको साइकियाट्रिस्ट के पास गए कुछ बच्चे,
तो कहते हैं कि हमें तो ऐसे ख्वाब आते हैं कि हम रात भर सो नहीं पाते। पर ओटी ये तो देखें, एक थोड़ा सा अगर हम गुफ्तगू को और इशू को समेट लें, चले हम पूरे माशरे की बात नहीं कर रहे, उस सेगमेंट की बात करते हैं जो बहुत साहिब हैसियत लोग हैं, जो अपने खुद पढ़े लिखे हैं, अच्छा खाते कमाते हैं, तहजीब याफ्ता हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं। आपके पास जब हेल्प मौजूद है, आप अपने बच्चे को तो मारते नहीं हैं, उस पर बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं। अपने साथ अगर उसको मॉल लेके जाते हैं तो अपने बच्चे को महंगे से महंगा खाना खिला रहे हैं, उस बच्चे को चिप्स दिलाने तक की आपकी हैसियत नहीं है। ये तबकाती जो खरीज है, यही मसला है ना माशरे का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है। ये जो लोग होते हैं, क्या ये अपने बच्चों को जो अमेरिकन स्कूल, ग्रामर स्कूल या सिटी स्कूल या बेकन स्कूल जो जाते हैं, या हमारे ख़ानदान के बच्चे भी, तो क्या ये घर पे जो काम करने वाले बच्चे हैं उनके साथ यकसा सलूक करते हैं? क्या उनको वो पढ़ाते हैं? क्या उनको वो 6-7 घंटे काम करने के बाद उनकी देखभाल करते हैं? नहीं करते। ये इट्स अ डिजीज़ एज वेल। देखिए, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर एक पूरा साइकिल है ना, कि आप बाइपोलर आप हो जाते हैं, किस तरीके से आप अपनी बीवी को, अपनी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इसी तरह ये जो उमरा हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनको सारी दुनिया की आसाइशें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, MBBS हैं, इंजीनियर्स हैं, लाहौर में भी आप देखो कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद ये तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसका मतलब है कि एक लस्ट ऑफ पावर है। जिस तरह एक मिलिटेंट के पास एक पिस्तौल या गन होती है, उसमें पावर आती है। हमने देखा कराची की गलियों के अंदर भी किस तरीके से टीनेजर्स के, हमने देखा ट्राइबल बेल्ट के अंदर, हमने अफगानिस्तान में देखा। लेकिन वैसे हमारा दीन भी तो यही सिखाता है कि जिसके पास जितना है, पूछगछ भी आगे उतनी आपकी ज्यादा होगी। अगर आपके मातहत लोग हैं तो उनका अच्छा होना, अल्लाह ताला से तो जाती एक ताल्लुक है ना, अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है, लेकिन पहले माशरे को तो जवाब दे दें। जो कवानीन है, सवाल करने वाला कौन है माशरे में? देखें, द रीजन, अगर इसको हम चलें एक लम्हे के लिए दीन से अलग करके इस मामले को अगर देखते हैं, तो आप ये देखिए कि हम वी ट्राई टू डू वट एवर वी कैन गेट अवे विद। आप क्योंकि उस बच्चे की या उस पर्टिकुलर तबके की कोई सुनवाई नहीं है, तो आपको लगता है कि आप उसको मार पीट भी ले तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? आलिया भाभी, तो देखो, तालीम को ना प्लीज इंसानियत से नहीं मिलाना। मैंने तालीम याफ्ता लोगों को क्राइम इतने तरीके से करते देखा है, उन्हें क्राइम करना भी आता है और उससे बचकर निकलना भी आता है। तो तालीम और ये दो अलग चीज़ें हैं। तालीम के साथ तरबियत है ना, मैंने बाज़ दफ़ा तरबियत याफ्ता लोगों को तालीम याफ्ता से बहुत बेहतर पाया, उनमें इंसानियत बहुत बेहतर पाई। बात यह है कि अगर हमारा फोकस यही है कि हमारे बच्चे कितनी बेहतर डिग्रीज ले रहे हैं, और एक लफ्ज़ जो मैं शैतान इस्तेमाल करती हूँ, देखें, मुसलमान होने की हैसियत से हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ईमान यही है कि शैतान हमें बहकाने के लिए लगा हुआ है, और उससे हमने कैसे हैंडल करने, मैंने कहा उसके दो ही तरीके हैं। या तो अल्लाह से रुजू करें, जो अल्लाह पर मजबूत ईमान रखता है, और इतने ही अगर सोच ले कि अल्लाह हमें देख रहा है या हम अल्लाह को जवाब दें, वो इंसान गुनाह नहीं कर सकता। और जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, वो दीन से भी दूर है, अल्लाह से भी दूर है, फिर उनके पीछे आप कानून हुकूमत उसको लगाएंगे। वो लोग होते हैं जो डंडे के जोर पे समझते हैं, जिन्हें ये बताया जाता है कि तुम ये गुनाह करोगे तो उसकी ये सजा मिलेगी। लेकिन आलिया भाभी, एक सिंपल सा सवाल, देखें, कानून तो लागू हो गया कि पाकिस्तान में मिनिमल वेज यानी कम तरीन तनख्वाह आप किसी को दें तो 15 या 16 हज़ार। ये जो बच्चियां काम कर रही हैं, ये जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, इनमें से एक तो ये अंडर एज है, सबसे पहले तो इनको काम पे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलें, अगर ये काम करें, इनमें से कितनों की तनख्वाह 16 हज़ार होगी? देखिए, ये गरीब लोग हैं, ये किसके पास जाएंगे? अगर इन्हें पता, अपना अगर हक का पता भी चल जाता है तो हक हासिल करने के लिए बड़े मराइल होते हैं। जिस बंदे के पास रोटी खाने को पैसा नहीं है, क्या वो कोर्ट में जाएगा? अच्छा, जो कुछ कर नहीं सकता, जो ढंग से बात नहीं कर पाता, क्या वो पुलिस के पास जाएगा? हमारा सिस्टम इतना नाकारा है कि मजबूर जब किसी के पास मदद के लिए जाता है तो पता चलता है कि सामने वाला सिर्फ उससे खेलता है। ये लफ्ज़ बहुत तकलीफ दे है, लेकिन यही रियलिटी है। इस वक्त आलम ये हो गया कि हर बंदा ये समझता है कि दूसरे को मैं अपने काबू में कैसे कर लूं और मैं दूसरे से मैं फ़ायदा कैसे उठा लूं। फ़ायदा उठाने का ऐसा लस्ट हमें पड़ गया, ऐसा नशा हमें चढ़ गया कि हमने ये सोचना ही छोड़ दिया कि हमने सोसाइटी को कुछ देना है। हर वक्त छोटा सा एक मिसाल है इसकी कि कुछ अरसे पहले हमने ऐसा ही केस देखा था, एक बच्ची पे तशद्दुद हुआ, बदतरीन तशद्दुद हुआ। जो वो घराना था, मेरे ख्याल में वो साहब कोई कोर्ट में जज थे और उनके घर में ये सब कुछ हो रहा था। आज हम ये देखते हैं कि इस बदतरीन तशद्दुद का ये जो बच्ची ने सामना किया है, ये एक ऐसे घर में नौकरी कर रही थी जहाँ के लोग डॉक्टर्स हैं खुद, यानी इंसानियत की खिदमत करने का उन्होंने ओथ लिया हुआ है। एंड व्हाट दे आर डूइंग, यानी हमारे यहाँ ये
एक तरह से मुनाफिकत है कि बाहर आपने एक लिबादा उड़ा हुआ है अच्छाई का, शराफत का, तहजीब याफ्ता होने का, और घर में आपके अंदर एक हैवान निकल के आता है। सुधरा, देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक ताकत का नशा है, एक ये तबकाती खलीज की अक्कासी कर रहा है, माशरे में बिगाड़ की अक्कासी कर रहा है, और माशरे में कवानीन को रोंदने की अक्कासी कर रहा है कि आपके साथ कुछ है भी नहीं। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ मज़हब से कोई नहीं है, माजरत के साथ, आलिया बीबी के साथ, ये तो हर एक के साथ है ना। मतलब हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला से हमारा वो है ताल्लुक़ है, भाई रियासत बनी है, कवानीन बनी है, तो वो आप अपनाए ना। रेपिस्ट जो है वो ना करे क्योंकि वो जो है शैतान उस पर आ गया, बिल्कुल गलत ये बात है। ये उनको सज़ा मिलनी चाहिए कवानीन के मुताबिक, और जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इन तालीम याफ्ता कपल को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो है कि सज़ा और जज़ा का सिलसिला, आपने बिल्कुल सही कहा कि सज़ा के लिए हम ज़रा सा इस डिबेट को और आगे लेके जाते हैं। मुझे ये बताइए कि आज जिस तबके को हम कहते हैं कि मोस्ट वल्नरेबल, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सर्वाइवल उनका सबसे बड़ा मसला है। आज वो बच्चियां जो इस वक्त बहुत सारे घरों में काम कर रही हैं, उन पे अगर तशद्दुद हो रहा है, मसला पता है कि हर चीज़ के अंदर जब मज़हब को आप अटैच करते हैं ना, देखिए फॉर एग्जांपल अभी कसूर में बच्ची का हुआ, उससे 1.5 साल पहले वहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कितना बड़ा स्कैंडल था। हमने सबक नहीं सीखा, हमने उनके कल्प्रिट्स को जो है आज़ाद कर दिया। 27 लोग पकड़े थे, उनको आज़ाद कर दिया। फिर उसी कस्बे के अंदर हमने ऐसा हौलनाक सानिया देखा जिसने पूरी कौम के दिल दहला दिए। उसमें हमने क्या किया, नारे लगाए, जज्बाती हो गए, जो इंतहा पसंदी के फांसी दो, फांसी दो। फांसी देने के बाद अब फिर हम खामोश हैं। फांसी सिर्फ सज़ा नहीं है, माशरे के अंदर किस तरह सुधार होना है। मतलब मसलन बच्चों को क्या हेल्थ एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, एम्पावर्ड बच्चे को नहीं होना चाहिए? क्या ये साइंटिफिकली ये प्रूव बात नहीं है? क्या ये पूरी दुनिया के अंदर ये प्रूवन फैक्ट नहीं है कि आपके जो करीब लोग होते हैं, आपके चचा, आपके मामू, आपके बूढ़े नौकर, आपके जिन पे एतमाद होता है पूरे खानदान को, वही इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि डरो भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए 7/7 की बॉम्बिंग्स का वाकया जब लंदन में हुआ, तो ना सिर्फ ये कि जी सीसीटीवी कैमरा से उसको ट्रेस किया गया कि वो कौन लोग थे, पकड़ा गया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। इट वाज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एक लम्हा फिक्रिया था। हम तो ये लफ्ज़ कह के निकल जाते हैं, जो कामयाब माशरे होते हैं उन्होंने उसको बैक ट्रैक किया। उन्होंने कहा क्या चीज़ है ऐसी हमारे एकेडमिक्स में, हमारी किताबों में, हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से ये एग्रेशन, ये बदहाली, ये इस तरह का रुझान बढ़ रहा है। आज अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में तशद्दुद बढ़ रहा है, अली भाभी किस तरह उसको सही करें? देखिए ये 2 रास्ते जो हमने अपनाए दीन के हवाले से, हम कल ही किसी ने मुझे मीम में फॉरवर्ड किया कि पाकिस्तान में से जो नंबर है हाजियों का जाने वाला, वो नंबर 2 की फहरिस्त में हम आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फलाही नंबर 2 यानी उसमें हम नंबर 2 हैं, यानी उसका नंबर 2nd प्लेस हमारी है ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाजीज गोइंग फ्रॉम एनी कंट्री। दूसरा ये कि फिलांथ्रोपी की बात की जाए, सबसे ज्यादा रजाकार फलाही काम हम करते हैं। लेकिन जब ईमानदारी का इंडेक्स देखा जाता है तो पाकिस्तान का बहैसियत एक मुल्क 160th नंबर पे हम आते हैं। तो रिलीजन, लॉज, ये तो हमें सुधारने में नाकाम से हो गए, और क्या किया जाए? देखिए मैंने आपको कहा कि जिसको जबान से बात समझ नहीं आती उसको फिर डंडे की बात समझ में आती है। जैसे अगर रेप केसेस हुए हैं, आप जरा फांसी चढ़ाएं, मैं तो फांसी उन्होंने तो खैर अलल ऐलान वो सबके सामने नहीं की, लेकिन अगर वो उस नहज पर भी उसको लेके आया जाए, मैं देखूं किसी में इतनी ताकत देख लूं मैं कि कोई इतना बड़ा गुनाह कर ले और उसको ये मालूम हो कि 2-4 दिन 10 दिन के अंदर अंदर मैं सबके सामने फांसी चढ़ाऊंगा, फिर मैं देखूं किसमें इतनी ताकत होगी। 5% कन्विक्शन है आलिया बीबी, सॉरी आपकी बात कंटिन्यू कीजिएगा। रेप के केसेस में 5% कन्विक्शन है। सेक्सुअल हरासमेंट पे तो आप देखिए 95% कन्विक्ट नहीं होते और 100% रिपोर्ट भी नहीं होते। और वो रिपोर्ट, सॉरी आप बात करें, रिपोर्ट इसलिए नहीं होते ना, फिर बात वही है कि सिस्टम में जगह जगह खराबी है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ज्यादती होती है वो इंसाफ नहीं चाहता, वो इंसाफ चाहता है, लेकिन जब वो इंसाफ के लिए जाता है तो क्या उसको इंसाफ मिलता है? सिस्टम इतना मुश्किल है। जवेरिया एक बच्ची है, और जैसे भी आपने डॉक्टर की बात की, उस बच्ची को भी जिन्होंने ये सब उसके साथ सिलसिला किया वो दोनों डॉक्टर ही थे, और उसके बाद उसके साथ जो तशद्दुद किया, स्त्रियों से उसका चेहरा जलाया गया, स्ट्रेटनर से उसके कान की लोएं खींची गई हैं, नाक उसकी खींची गई, फिर उसके पूरे ब्रेस्ट को पूरी छुरियों से काटा, फिर उसके पूरे हाथ पे, मतलब तशद्दुद की कोई आखिरी इंतहा। और उसको जो इंजेक्शन लगाए गए, रीजन वही कि वो खुद उस हालत में थे। एक हमारे यहाँ जो नशे की एक कैफियत है, जो हमारे यहाँ बहुत इजीली नशे बहुत आम हो गए, इतने आम हो गए कि रिक्शे में भी आके घरों में मिलते हैं।
अब वो जब आप नशे की हालत में होंगे और हम ये कहते हैं कि जी नशा करेंगे और इतना करेंगे कि कंट्रोल में रहें, पता नहीं क्यों। अनफॉर्चुनेटली बहुत अहम सब्जेक्ट है, आज हमने सिर्फ इसकी टिप को टच किया, बट थैंक यू सो मच ओवैस एंड आलिया भाभी फॉर बीइंग हियर विद अस। देखें जी, आज एक इशू का हम इसका हल नहीं निकाल सकते, लेकिन एटलीस्ट इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको ऐसे मनाजिर मिलेंगे, वाक़यात मिलेंगे, और उसमें सुधार लाने का काम सिर्फ हुकूमत का पॉलिसीज़ बनाना या कानून बनाना नहीं है। ईच वन ऑफ अस हैज़ टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू इट। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सीधी राह दिखाए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अगर किसी ने एक दफ़ा बच्चों को मीज़ल्स का वैक्सीनेशन करवाई भी है, अब जब ये बीमारी दोबारा फैली है तो क्या दोबारा वैक्सीनेट बच्चों को कराना चाहिए? मैं आपके सब सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी करना चाह रहा था। मैं जो बता रहा था कि मीज़ल्स की बीमारी जो वक्ती बच्चे को नुकसान पहुंचाती है, जान भी लेती है, लेकिन अगर बच्चा ठीक हो जाए तो इसके जरासीम ब्रेन को खाना शुरू करते हैं कुछ सालों के बाद। इसको कहते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनकेफेलाइटिस, SSP कहते हैं। अल्टीमेटली उस कैफियत का कोई इलाज नहीं है, वो अल्टीमेटली डेथ पे जाके ख़त्म होती है, और ये जाकर जो है काफ़ी सालों के बाद होती है कि जब इंसान जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब भी ये वायरस का जो छुपा हुआ होता है ये हमला कर देता है। तो इसके बारे में तो कोई शुबा नहीं कि मीज़ल्स से ख़तरनाक बीमारी है। अब आप की दूसरी बात की वैक्सीन, बिलाशुबा इसकी बहुत अच्छी वैक्सीन मौजूद है। ये हमारे मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, दूसरे हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के साथ। 10 बीमारियों के टीके हमारे मुल्क में EPI प्रोग्राम में मुफ्त लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे ये कि हमारे यहाँ हमें शऊर कम है। एक तो शऊर कम है, दूसरा जिम्मेदारी का एहसास कम है। शऊर हमारे वालिदैन में कम है, जिम्मेदारी का एहसास हम लोग जो डॉक्टर्स कहें या माशरे के दूसरे लोग हैं इनमें कम है। जो लोग हमारे तालीम याफ्ता नहीं है या शऊर कम है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनमें शऊर पैदा करें, उनको हम आगे ही दें। हम उसमें नाकाम है, तो नतीजा ये है कि हमारे मुल्क में इनके टीके, हिफाजती टीकों के मौजूद होते हुए भी मुल्क में हिफाजती टीके पंजाब में 80% लोग लगाते हैं, सिंध में 50% लगाते हैं, और सूबों में इससे भी कमो बेश इतने लगाते हैं। तो और कॉम्प्लिकेशंस भी डॉक्टर साहब होंगी, एक्सेस टू इट। जिस तरह हम कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में मिडवाइज या दाइयों के थ्रू पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे क्लिनिक्स नहीं है, वहाँ पे एक्सेस लेडी हेल्थ वर्कर का नहीं है। बहरहाल वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन बच्चे की आपको जाना पड़े। मेरे पास वक्त कम होगा डॉक्टर साहब, अगेन किस एज में ये वैक्सीन लगाएं? ये वैक्सीन मीज़ल्स की 9 महीने के बच्चे को लगती है, 15 महीने में रिपीट होती है। अभी जो खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, ये पूरे पाकिस्तान को इस मुहिम में वैक्सीन लगाना जरूरी है। और इसके कतई नजर इसके कि उसको 9 महीने की उम्र में लगा हो। नहीं, उनको ही लगानी है, जिनको लगी हुई है या जिनको नहीं लगी हुई। हर बच्चा पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूद है 9 महीने से 5 साल तक का, बगैर किसी मतलब की तफरी उसको ये वैक्सीन लाजमन लगवानी चाहिए। इसका इंतजाम किया गया है, पूरे बच्चों को लगेगी। गिलगित में शायद 2 लाख बच्चे, तो मतलब पूरे मुल्क में इस उम्र के बच्चों की गिनती की गई है, उनको ये वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया हुआ है। अब हमारे माँ बाप का, हमारे डॉक्टरों का फ़र्ज़ है, हमारे माशरे के जिम्मेदार लोगों का फ़र्ज़ है, इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं अपने बच्चों को। अब ये 5 दिन रह गए मुहिम के। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 9 महीने से लेके 5 साल तक की उम्र है, कतई नज़र इसके कि पहले आपने उसको खसरा के या मीज़ल्स की वैक्सीनेशन कराई है या नहीं, ज़रूर पार्टिसिपेट करके अपनी जिम्मेदारी निभाएं करें। हम स्ट्रेस करें वो कम है कि मीज़ल्स की बीमारी या मीज़ल्स का जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, ना सिर्फ बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है बल्कि में भी जाके इसके ख़तरनाक नताइज आपके सामने आ सकते हैं। के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं एंड वील बी राइट बैक। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अस्करी ओहदेदारान भी आज के ये मनाजिर जहां पर कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर हल्फ लिया जाएगा। जस्टिस अनवारुल हक बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अनवारुल हक सिद्ध के दिल तो हमारे साथ मौजूद होने का आप सब पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मैं नज़र डालती हूँ तो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जो आज वो केसेस भुगत रहे हैं या जिन पे एहतसाब किया जा रहा है उनका, ये सब तो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बने। तो फिर ये जो उसूली इत्तेहाद होने जा रहा है, जो अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हो रही हैं, ये किन बेसिस पे हो रही हैं? हमने नहीं कहा, मैं मौजूद था, ये हमारा ही बैंक का।
तो उसके बाद हमने जब ये एलामिया वगैरह हो गया तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया ये कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की और आपने जो है एतराज़ किया, तो क्या उसकी ख़ास वजह क्या है? तो फिर उन्होंने हंसा कि ये भी अभी भी जो मुकदमा है लायक नहीं है और ना ही ये चल पा रही है। इसने जो आवाम के साथ इस वक्त मुआशी की कैफियत कर दी है, इनका जाना ठहर गया, तो इसलिए हम बिल्कुल इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस तनाज़ुर में ये बाकी कोई ऐसा फॉर्म है, लेकिन अगर ये मोहतरम खुद जाने की ऑपोजिशन सारी को इकट्ठा करने में उनका अपना बहुत बड़ा रोल और किरदार मालूम पड़ता है, तो फिर तहरीक इंसाफ को, मगर मुझे नहीं लगता अभी तक कंटेनर से उतरे हैं या अभी तक वो ऑपोजिशन मोड से निकले हैं। मतलब सभी को साथ लेके चलती है। लेकिन की जो फिजा बनाई हुई है या जो उनका स्टांस रहा है, इसी ने तो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचाया। और इस वक्त अगर हम देखें, आज की खबरों पे भी नजर डालते हैं कि वो और उनकी टीम तो सरगर्म नजर आ रहे हैं पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से। पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर उनकी अभी में गिनती वोटों की जाती है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, हमारे भी थे। तो एक इशू पर कंबाइन हुई थी। सियासत करेंगे हम, ना PMLN के साथ जो है ऑपोजिशन करेंगे, ना PTI के साथ हम हुकूमत में जाएंगे। हम ऑपोजिशन करेंगे, अपना तशख़्ख़ुस और अपनी जो नजरिए को मलहूज नहीं आएगी। फ्री हैव स्विच टू क्लियर। आप अपना शैम्पू कब बदलेंगे? क्लियर। वेलकम बैक। वी आर कंटिन्यूइंग विद मिलो पाकिस्तान। आज आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल से रिलेटेड कितना ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है और उनको मज़ीद इंकरेज करने के लिए, उनको और अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए लेजर लीग विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप क्या कुछ कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में एक चैम्पियनशिप हुई, 8 सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लाहौर से जो फुटबॉल टीम है वो सिलेक्ट हुई और इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एट लिस्बन इन पोर्टुगल। अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आफाक अहमद, जो कि कैप्टन है इस फुटबॉल टीम के और पाकिस्तान को वहां रिप्रेजेंट करके आए। अस्सलाम वालेकुम आफाक, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आफाक, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि फेयर प्ले ट्रॉफी आप लोग जीत के लाए पाकिस्तान के लिए। पहली दफ़ा पार्टिसिपेट करी थी पाकिस्तान की टीम इस मिनी वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप में और उसमें आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये फेयर प्ले ट्रॉफी किस टीम को दी जाती है? हाँ जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो उसके बाद मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि ये जो फेयर प्ले ट्रॉफी होती है ये डिपेंड करता है कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट डिसिप्लिन टीम कौन सी थी। जबरदस्त। तो हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि हम एक तरह से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज ही वहाँ पे प्रेजेंट करने गए थे और हम लोग इस चीज़ को अचीव करके आए हैं। तो उसके लिए हमें फेयर प्ले की ट्रॉफी दी गई है क्योंकि हम लोग वहाँ पे वेल मैनर्ड और बेस्ट डिसिप्लिन टीम थी इन द फील्ड। बस अल्लाह ताला आपको इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक दे। मुझे ये बताइए कि जब आपकी ये चैंपियनशिप चल रही थी, 8 मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बतौर कैप्टन आप अपनी टीम को ये हौसला दे पाते थे, उनको कह सकते थे कि बस जाना हमने ही है इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनली? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो अब सारी टीम्स जो थी वो घरों से तो यही सोच के आई हुई थी कि हम लोग जीत के जाएंगे, इसी तरह से हम लोग भी इसी तरह से सोच के आए हुए थे। हाँ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ग्राउंड के अंदर आप लोग कितने पॉजिटिव जा रहे हैं और आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन तो नहीं हो रहा है, आप लोगों पे किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं है। अगर आप लोग ग्राउंड के अंदर उस प्रेशर को हैंडल कर लो तो उसके बाद तो कोई भी चीज अचीव करने में आपको प्रेशर कैसे हैंडल किया था तुमने? वो शाहरुख खान की वो 70 मिनट वाली स्पीच सुनी थी उससे पहले, जाने से पहले? 70 मिनट वाली क्या, उसके लिए तो मैं अपनी स्पीच भी तैयार कर सकता हूँ। आप बॉयज को मोटिवेट करना होता है तो उसके लिए तो फिर हर बंदे को, हर कैप्टन को अपने हिसाब से वो इनकरेज करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच आफाक, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह ताला आप लोग इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे और आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ। यहाँ पे हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद थे आसिफ एंड शाहजेब, थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन आप कह रहे हैं कि सॉकर वर्ल्ड कप 2019 के लिए लीग शुरू हो चुकी हैं, क्या तरीका है यंग टैलेंट ऑल ओवर पाकिस्तान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं?
बहुत सिंपल है, हमारी वेबसाइट है leisurelinks.pk, उस पर वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। नॉर्मल बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस पर जाके कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज पे हमसे इनबॉक्स करके रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दैट्स इट। इसके साथ साथ हम तमाम एजुकेशनल सेक्टर्स में भी जा रहे हैं, सब लोग आएँ हमारे साथ खेलें, और सबके लिए ओपन फोरम है और चांस है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली। Thank you so much, Asif. Thank you so much, Azib. Once again, this is a great platform for all the football lovers out there. Kudos to Leisure League Pakistan and of course the Trunkpala family for bringing it here. अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे और पाकिस्तान के टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम सराहते रहे। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम, जहां हम चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियों की तरफ देखते हैं, साथ ही साथ हमारे माशरे में कई तल्ख हकीकतें हैं जिसका भी हमें सामना करना पड़ता है, और बेहतरीन बात यह हो कि हम उसके लिए कोई सोल्यूशन भी निकाल सकें। आए दिन हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि ऐसी ख़बरें आती हैं जिसमें डोमेस्टिक हेल्प अगर आपके पास मौजूद है। एक तो सबसे पहले एक बच्चे का बचपन आप छीन लेते हैं जब आप उसको चाइल्ड लेबर पे, काम पे लगा देते हैं, लेकिन ठीक है जी, मजबूरियाँ हैं हमारे माशरे में, एक तबके की, खास तबके की और बहुत सारे लोगों की, तो ऐसा प्रेवलेंट भी है। लेकिन फिर उनको घर पे काम के लिए रखने वाले लोगों का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको इंसानियत के साथ, अच्छे रवैये के साथ, उनके साथ जो बर्ताव हो वो अच्छा हो। हम आए दिन ऐसे वाक़यात सुनते हैं जहाँ इन बच्चों पे तशद्दुद किया जाता है, ज़ालिमाना तशद्दुद किया जाता है, तो उसके लिए माशरे में किस तरह रोकथाम हो, एक सेफ्टी नेट कैसे बनाया जा सकता है, इसी मौजू को आज हम उठाएंगे। एंड वी हैव जस्ट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं आलिया सारिम, ऑफ कोर्स एक फाउंडेशन को भी लीड कर रही हैं और इस तरह के जो माशरती हमारे इश्यूज़ है उस पर गहरी नज़र रखती हैं। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं OT OS तौहीद, वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, अगेन अंडरस्टैंड्स द लॉ एंड द लीगल मैटर्स एंड द मीडिया वॉचडॉग पोजीशन अबाउट दैट एज वेल। आलिया भाभी, वक्त कम है, ज़रा तेज़ी से लेके चलूँगी इस सब्जेक्ट को। क्यों इतना प्रेवलेंट होता जा रहा है हमारे माशरे में? हमेशा ही हम देखते हैं कि एक अप्रेंटिस कल्चर है जिसको हम प्रमोट करते थे। आप देखें कि मैकेनिक की दुकान देख लें, बाकी जगह देख लें, जहाँ फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है वहाँ बच्चा इन्हीं के साथ, अपने उस्ताद के साथ बैठ के चीज़ों को सीखता है और उससे आगे बढ़ता है और आगे जाके वो बड़ा मैकेनिक भी बन जाता है, बड़े काम सीख जाता है। लेकिन आज हम उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तशद्दुद का अंसर देख रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, उस्ताद वो भी होता है जो आपको तालीम देता है, इल्म सिखाता है। उस्ताद वो भी होता है जो आपको हुनर सिखाता है। सोसाइटी में किसी एक रिश्ते में नहीं, हम हर रिश्ते में इस वक्त बिगाड़ देख रहे हैं। जिस रिश्ते को छूते हैं कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन बात यह है कि तशद्दुद किस हद तक। तशद्दुद तो वो भी है कि आपने किसी को घूरा, तशद्दुद वो भी आपने डांटा, आप चीखे, आपने एक आध हाथ लगा दिया। लेकिन हमारे यहाँ तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है, उसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो लॉ है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसने कहीं किसी भी चीज़ को फुल स्टॉप नहीं लगाया। हमने किसी भी चीज़ को, लॉज बने बहुत हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इंसान की फितरत है, जब तक उसके पास चेक एंड बैलेंस नहीं होगा वो प्लेजर की तरफ जाता रहेगा। इंसान फितरतन, उसके अंदर जुल्म का अंसर था, तभी तो वो हाबील काबील में भी जो हुआ था उस वक्त कौन से झगड़े थे, कौन सी आबादी थी, बस फितरतन शैतान हमारे पीछे लगा है। शैतान को कंट्रोल दो तरह किया जा सकता है, एक अगर हम अल्लाह से रुजू कर लें तो, और या फिर हमें दुनिया के वो उसूल, वो कवानीन रोक लें जो कि दुनिया में हर जगह देखे जाते हैं। और हमारे वाली बात कि कवानीन तो बहुत है। पाकिस्तान का आईन कहता है कि आप किसी भी बच्चे को, किसी भी कमसिन बच्चे को इस्तेमाल नहीं कर सकते एज योर एड टू भीख। लेकिन आप हर गली मोहल्ले चौराहे पे देख लीजिए, एक कोई भी भीख मांगने वाला शख्स अपने साथ या तो एक छोटा बच्चा या अपनी गोद में एक कमसिन बच्चा लेके घूम रहा है और उसी का हवाला दे के, उसी का कह के आपसे पैसे लेना चाहता है और आप भी बड़े हमदर्दी के साथ उसको वो पैसा दे देते हैं। वैसे मीडिया का किरदार क्या हो सकता है? आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे इशूज़ को उठाते भी हैं, लेकिन वी हैव फ्लीटिंग मेमोरी। आज एक वाकया है, एक बच्ची को रेस्क्यू किया, लेकिन माशरे में जो सुधार आना चाहिए वो नहीं आ रहा। वो कैसे आ रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके साथ थोड़ा मेरा इख्तलाफ है। ये सिर्फ शैतान का ही मामला नहीं है। जब माशरा हुआ, तहजीब और तमद्दुन की बात हुई, बाउंड्रीज बनी, कवानीन बने, तो एक समाजी जो फरिश्ता आपके अंदर उभारने की कोशिश की या उसके अंदर पालने की या उसको पनपने की जो एक पूरी कोशिश है रियासत की, तहजीब की, उसमें हम समझते हैं कि हमारे माशरे के अंदर जो बिगाड़ है उसमें सुधार नहीं हुआ
और उसमें कुछ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, यानी कि रियासत में इन मार्जिनलाइज और इग्नोर्ड और वल्नरेबल जो लोग हैं उनकी कबूलियत नहीं हो सकी। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी, मेरे ख्याल में हम सबको माशरे के एक ज़िम्मेदार फ़र्द के तौर पे हम सबको ये ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि ये न सिर्फ रियासत की ज़िम्मेदारी बल्कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है। देखिए कि जब कोई बच्चा या बच्ची जब रोड पर आती है तो वो दुनिया की तल्ख हकीकतों के सामने अपने आप को एक्सपोज कर लेती है। जो हो सकता है कि हम 16 साल की उम्र में करें, 15 साल की उम्र में करें, वो 8 साल की उम्र में करता है जब रोड पर होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, पुलिस वाला हो, कोई चाइल्ड अब्यूज़ करने वाला हो, सारे लोग उसके सामने ऐसे सामने होते हैं। और अगर आप उनसे पूछें, जब उनको साइकियाट्रिस्ट के पास गए कुछ बच्चे, तो कहते हैं कि हमें तो ऐसे ख्वाब आते हैं कि हम रात पर सो नहीं पाते। पर ओटी, ये तो देखें, एक थोड़ा सा अगर हम गुफ्तगू को और इशू को समेट लें, चले हम पूरे माशरे की बात नहीं कर रहे, उस सेगमेंट की बात करते हैं जो बहुत साहिब हैसियत लोग हैं, जो अपने खुद पढ़े लिखे हैं, अच्छा खाते कमाते हैं, तहजीब याफ्ता हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं। आपके पास जब हेल्प मौजूद है, आप अपने बच्चे को तो मारते नहीं हैं, उस पर बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं। अपने साथ अगर उसको मॉल लेके जाते हैं तो अपने बच्चे को महंगे से महंगा खाना खिला रहे हैं, उस बच्चे को चिप्स दिलाने तक की आपकी हैसियत नहीं है। ये तबकाती जो खरीज है, यही मसला है ना माशरे का। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है। ये जो लोग होते हैं, क्या ये अपने बच्चों को जो अमेरिकन स्कूल, ग्रामर स्कूल या सिटी स्कूल या बेकन स्कूल जो जाते हैं, या हमारे ख़ानदान के बच्चे भी, तो क्या ये घर पे जो काम करने वाले बच्चे हैं उनके साथ यकसा सलूक करते हैं? क्या उनको वो पढ़ाते हैं? क्या उनको वो 6-7 घंटे काम करने के बाद उनकी देखभाल करते हैं? नहीं करते। ये इट्स अ डिजीज़ एज वेल। देखिए, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर एक पूरा साइकिल है ना, कि आप बाइपोलर आप हो जाते हैं, किस तरीके से आप अपनी बीवी को, अपनी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इसी तरह ये जो उमरा हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनको सारी दुनिया की आसाइशें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, MBBS हैं, इंजीनियर्स हैं, लाहौर में भी आप देखो कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद ये तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसका मतलब है कि एक लस्ट ऑफ पावर है। जिस तरह एक मिलिटेंट के पास एक पिस्तौल या गन होती है, उसमें पावर आती है। हमने देखा कराची की गलियों के अंदर भी किस तरीके से टीनेजर्स के, हमने देखा ट्राइबल बेल्ट के अंदर, हमने अफगानिस्तान में देखा। लेकिन वैसे हमारा दीन भी तो यही सिखाता है कि जिसके पास जितना है, पूछगछ भी आगे उतनी आपकी ज्यादा होगी। अगर आपके मातहत लोग हैं तो उनका अच्छा होना, अल्लाह ताला से तो ज़ाती एक ताल्लुक है ना, अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है, लेकिन पहले माशरे को तो जवाब दे दें। जो कवानीन है, सवाल करने वाला कौन है माशरे में? देखें, द रीजन, अगर इसको हम चलें एक लम्हे के लिए दीन से अलग करके इस मामले को अगर देखते हैं, तो आप ये देखिए कि हम वी ट्राई टू डू व्हाटएवर वी कैन गेट अवे विद। आप क्योंकि उस बच्चे की या उस पर्टिकुलर तबके की कोई सुनवाई नहीं है, तो आपको लगता है कि आप उसको मार पीट भी ले तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? आलिया भाभी, तो देखो, तालीम को ना प्लीज इंसानियत से नहीं मिलाना। मैंने तालीम याफ्ता लोगों को क्राइम इतने तरीके से करते देखा है, उन्हें क्राइम करना भी आता है और उससे बचकर निकलना भी आता है। तो तालीम और ये दो अलग चीज़ें हैं। तालीम के साथ तरबियत है ना, मैंने बाज़ दफ़ा तरबियत याफ्ता लोगों को तालीम याफ्ता से बहुत बेहतर पाया, उनमें इंसानियत बहुत बेहतर पाई। बात यह है कि अगर हमारा फोकस यही है कि हमारे बच्चे कितनी बेहतर डिग्रीज ले रहे हैं, और एक लफ्ज़ जो मैं शैतान इस्तेमाल करती हूँ, देखें, मुसलमान होने की हैसियत से हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ईमान यही है कि शैतान हमें बहकाने के लिए लगा हुआ है, और उससे हमने कैसे हैंडल करने, मैंने कहा उसके दो ही तरीके हैं। या तो अल्लाह से रुजू करें, जो अल्लाह पर मजबूत ईमान रखता है, और इतने ही अगर सोच ले कि अल्लाह हमें देख रहा है या हम अल्लाह को जवाब दें, वो इंसान गुनाह नहीं कर सकता। और जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, वो दीन से भी दूर है, अल्लाह से भी दूर है, फिर उनके पीछे आप कानून, हुकूमत उसको लगाएंगे। वो लोग होते हैं जो डंडे के जोर पे समझते हैं, जिन्हें ये बताया जाता है कि तुम ये गुनाह करोगे तो उसकी ये सजा मिलेगी। फिर आलिया भाई, एक सिंपल सा सवाल, देखें, कानून तो लागू हो गया कि पाकिस्तान में मिनिमल वेज यानी कम तरीन तनख्वाह आप किसी को दें तो 15 या 16 हज़ार। ये जो बच्चियां काम कर रही हैं, ये जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, इनमें से एक तो ये अंडर एज है, सबसे पहले तो इनको काम पे होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलें अगर ये काम करें, इनमें से कितनों की तनख्वाह 16 हज़ार होगी? देखिए, ये गरीब लोग हैं, ये किसके पास जाएंगे? अगर इन्हें पता, अपना अगर हक का पता भी चल जाता है तो हक हासिल करने के लिए बड़े मराइल होते हैं। जिस बंदे के पास रोटी खाने को पैसा नहीं है, क्या वो कोर्ट में जाएगा? अच्छा, जो कुछ कर नहीं सकता, जो ढंग से बात नहीं कर पाता, क्या वो पुलिस के पास जाएगा?
हमारा सिस्टम इतना नाकारा है कि मजबूर जब किसी के पास मदद के लिए जाता है तो पता चलता है कि सामने वाला सिर्फ उससे खेलता है। ये लफ्ज़ बहुत तकलीफ दे है, लेकिन यही रियलिटी है। इस वक्त आलम ये हो गया कि हर बंदा ये समझता है कि दूसरे को मैं अपने काबू में कैसे कर लूं और मैं दूसरे से मैं फ़ायदा कैसे उठा लूं। फ़ायदा उठाने का ऐसा लस्ट हमें पड़ गया, ऐसा नशा हमें चढ़ गया कि हमने ये सोचना ही छोड़ दिया कि हमने सोसाइटी को कुछ देना है। हर वक्त छोटा सा एक मिसाल है इसकी कि कुछ अरसे पहले हमने ऐसा ही केस देखा था, एक बच्ची पे तशद्दुद हुआ, बदतरीन तशद्दुद हुआ। जो वो घराना था, मेरे ख्याल में वो साहब कोई कोर्ट में जज थे और उनके घर में ये सब कुछ हो रहा था। आज हम ये देखते हैं कि इस बदतरीन तशद्दुद का ये जो बच्ची ने सामना किया है, ये एक ऐसे घर में नौकरी कर रही थी जहाँ के लोग डॉक्टर्स हैं खुद, यानी इंसानियत की खिदमत करने का उन्होंने ओथ लिया हुआ है। एंड व्हाट दे आर डूइंग, यानी हमारे यहाँ ये एक तरह से मुनाफिकत है कि बाहर आपने एक लिबादा उड़ा हुआ है अच्छाई का, शराफत का, तहजीब याफ्ता होने का, और घर में आपके अंदर एक हैवान निकल के आता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक ताकत का नशा है, एक ये तबकाती खलीज की अक्कासी कर रहा है, माशरे में बिगाड़ की अक्कासी कर रहा है और माशरे में कवानीन को रोंदने की अक्कासी कर रहा है कि आपके साथ कुछ है भी नहीं। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ मज़हब से कोई नहीं है, माजरत के साथ, आलिया बीबी के साथ, ये तो हर एक के साथ है ना। मतलब हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला से हमारा वो है ताल्लुक़ है। भाई रियासत बनी है, कवानीन बनी है, तो वो आप अपनाए ना। रेपिस्ट जो है वो ना करे क्योंकि वो जो है शैतान उस पर आ गया, बिल्कुल गलत ये बात है। ये उनको सज़ा मिलनी चाहिए कवानीन के मुताबिक, और जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इन तालीम याफ्ता कपल को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो है कि सज़ा और जज़ा का सिलसिला, आपने बिल्कुल सही कहा कि सज़ा के लिए हम ज़रा सा इस डिबेट को और आगे लेके जाते हैं। मुझे ये बताइए कि आज जिस तबके को हम कहते हैं कि मोस्ट वल्नरेबल, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सर्वाइवल उनका सबसे बड़ा मसला है। आज वो बच्चियां जो इस वक्त बहुत सारे घरों में काम कर रही हैं, उन पे अगर तशद्दुद हो रहा है, मसला पता है क्या, हर चीज़ के अंदर जब मज़हब को आप अटैच करते हैं ना, देखिए फॉर एग्जांपल अभी कसूर में बच्ची का हुआ, उससे 1.5 साल पहले वहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कितना बड़ा स्कैंडल था। हमने सबक नहीं सीखा, हमने उनके कल्प्रिट्स को जो है आज़ाद कर दिया। 27 लोग पकड़े थे, उनको आज़ाद कर दिया। फिर उसी कस्बे के अंदर हमने ऐसा हौलनाक सानिया देखा जिसने पूरी कौम के दिल दहला दिए। उसमें हमने क्या किया, नारे लगाए, जज्बाती हो गए, जो इंतहा पसंदी के फांसी दो, फांसी दो। फांसी देने के बाद अब फिर हम खामोश हैं। फांसी सिर्फ सज़ा नहीं है, माशरे के अंदर किस तरह सुधार होना है। मतलब मसलन बच्चों को क्या हेल्थ एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, एम्पावर्ड बच्चे को नहीं होना चाहिए। क्या ये साइंटिफिकली ये प्रूव बात नहीं है? क्या ये पूरी दुनिया के अंदर ये प्रूवन फैक्ट नहीं है कि आपके जो करीब लोग होते हैं, आपके चचा, आपके मामू, आपके बूढ़े नौकर, आपके जिन पे एतमाद होता है पूरे खानदान को, वही इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए 7/7 की बॉम्बिंग्स का वाकया जब लंदन में हुआ, तो ना सिर्फ ये कि जी सीसीटीवी कैमरा से उसको ट्रेस किया गया कि वो कौन लोग थे, पकड़ा गया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। इट वाज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एक लम्हा फिक्रिया था। हम तो ये लफ्ज़ कह के निकल जाते हैं, जो कामयाब माशरे होते हैं उन्होंने उसको बैक ट्रैक किया। उन्होंने कहा क्या चीज़ है ऐसी हमारे एकेडमिक्स में, हमारी किताबों में, हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से ये एग्रेशन, ये बदहाली, ये इस तरह का रुझान बढ़ रहा है। आज अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में तशद्दुद बढ़ रहा है, अली भाभी किस तरह उसको सही करें? देखिए, ये 2 रास्ते जो हमने अपनाए दीन के हवाले से, हम कल ही किसी ने मुझे मीम में फॉरवर्ड किया कि पाकिस्तान में से जो नंबर है हाजियों का जाने वाला, वो नंबर 2 की फहरिस्त में हम आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फलाही नंबर 2 यानी उसमें हम नंबर 2 हैं, यानी उसका नंबर 2nd प्लेस हमारी है ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाजीज गोइंग फ्रॉम एनी कंट्री। दूसरा ये कि फिलांथ्रोपी की बात की जाए, सबसे ज्यादा रजाकार फलाही काम हम करते हैं। लेकिन जब ईमानदारी का इंडेक्स देखा जाता है तो पाकिस्तान का बहैसियत एक मुल्क 160th नंबर पे हम आते हैं। तो रिलीजन, लॉज, ये तो हमें सुधारने में नाकाम से हो गए, और क्या किया जाए? देखिए, मैंने आपको कहा कि जिसको ज़बान से बात समझ नहीं आती उसको फिर डंडे की बात समझ में आती है। जैसे अगर रेप केसेस हुए हैं, आप ज़रा फांसी चढ़ाएं, मैं तो फांसी उन्होंने तो खैर अलग-ऐलान वो सबके सामने नहीं की, लेकिन अगर वो उस नहज पर भी उसको लेके आया जाए, मैं देखूं किसी में इतनी ताकत देख लूं मैं कि कोई इतना बड़ा गुनाह कर ले और उसको ये मालूम हो कि 2-4 दिन 10 दिन के अंदर अंदर मैं सबके सामने फांसी चढ़ाऊंगा, फिर मैं देखूं किस में इतनी ताकत होगी। 5% कन्विक्शन है। आलिया बीबी, सॉरी आपकी बात कंटिन्यू कीजिएगा।
रेप के केसेस में 5% कन्विक्शन है। सेक्सुअल हरासमेंट पे तो आप देखिए क्या 95% कन्विक्ट नहीं होते और 100% रिपोर्ट भी नहीं होते। और वो रिपोर्ट, सॉरी आप बात करें, रिपोर्ट इसलिए नहीं होते ना, फिर बात वही है कि सिस्टम में जगह जगह खराबी है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ज्यादती होती है वो इंसाफ नहीं चाहता, वो इंसाफ चाहता है, लेकिन जब वो इंसाफ के लिए जाता है तो क्या उसको इंसाफ मिलता है? सिस्टम इतना मुश्किल है कि उसको जवेरिया एक बच्ची है, और जैसे भी आपने डॉक्टर की बात की, उस बच्ची को भी जिन्होंने ये सब उसके साथ सिलसिला किया वो दोनों डॉक्टर ही थे, और उसके बाद उसके साथ जो तशद्दुद किया, स्त्रियों से उसका चेहरा जलाया गया, स्ट्रेटनर से उसके कान की लोएं खींची गई हैं, नाक उसकी खींची गई, फिर उसके पूरे ब्रेस्ट को पूरी छुरियों से काटा, फिर उसके पूरे हाथ पे, मतलब तशद्दुद की कोई आखिरी इंतहा, और उसको जो इंजेक्शन लगाए गए, रीजन वही कि वो खुद उस हालत में थे। एक हमारे यहाँ जो नशे की एक कैफियत है, जो हमारे यहाँ बहुत इजीली नशे बहुत आम हो गए, इतने आम हो गए कि रिक्शे में भी आके घरों में मिलते हैं। अब वो जब आप नशे की हालत में होंगे और हम ये कहते हैं कि जी नशा करेंगे और इतना करेंगे कि कंट्रोल में रहें, पता नहीं क्यों। अली भाभी, अनफॉर्चुनेटली बहुत अहम सब्जेक्ट है, आज हमने सिर्फ इसकी टिप को टच किया, बट थैंक यू सो मच ओवैस एंड आलिया भाभी फॉर बीइंग हियर विद अस। देखें जी, आज एक इशू का हम इसका हल नहीं निकाल सकते, लेकिन एटलीस्ट इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको ऐसे मनाजिर मिलेंगे, वाक़यात मिलेंगे, और उसमें सुधार लाने का काम सिर्फ हुकूमत का पॉलिसीज़ बनाना या कानून बनाना नहीं है। ईच वन ऑफ अस हैज़ टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू इट। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और सीधी राह दिखाए, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।